नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम सीटेट 2026 के लिए और मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 लेकर आ गए हैं। दोस्तों अगर आपका भी सपना है सीटेट को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करने का, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस YouTube चैनल पर मैं आपको सीटेट एग्जाम की और संपूर्ण तैयारी करवा रहा हूँ। दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर मैंने साइकोलॉजी के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिनकी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सीटेट मुख्य परीक्षा के अंदर आपके और 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दोस्तों मैंने इस श्रृंखला को और इस प्रकार डिजाइन किया है जिससे दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर आपके और 30 में से 28 प्लस क्वेश्चन और सही हो जाएंगे, अगर आप इस पूरी श्रृंखला को फॉलो कर लेते हैं। दोस्तों यह हमारा इस श्रृंखला का 5वां मॉडल टेस्ट पेपर होगा। इस वीडियो को देखकर आप उन पहले के मॉडल टेस्ट पेपर को भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी, मानसिक संरचना। दोस्तों पियाजे के अनुसार और संज्ञानात्मक विकास का जो आधार है उसे मानसिक संरचना को माना गया है। दोस्तों पियाजे कहते हैं कि हमारी और मस्तिष्क के अंदर पहले से ही, और जब चीजें कोई भी चीज नई चीज को हम देखते हैं तो मस्तिष्क में एक स्कीमा का निर्माण होता है, जो दोस्तों हमें और दोबारा उस चीज को देखते हैं तो उस स्कीमा के कारण ही उस चीज को हम पहचान पाते हैं। अगर मान लो आपने किसी कुत्ते को देखा है तो जब पहली बार हम कुत्ते को देखते हैं तो हमारी जो मस्तिष्क है उसमें उसकी स्कीमा बन जाती है, तो उसी के आधार पर हम जब दोबारा से कुत्ते को देखते हैं तो जो पूर्व ज्ञान है हमारा स्कीमा का वो हमें और जो नवीन ज्ञान है उसको पहचानने में सहायता प्रदान करता है, तो यही और स्कीमा कहलाती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने में सक्षम होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, यानी कि संरक्षण की अवधारणा समझना। दोस्तों जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अगर हम सीमा की बात करें तो इसकी सीमा 7 से और 11 वर्ष मानी गई है, इसके अंदर बच्चा के अंदर संरक्षण की अवधारणा आ जाती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों संरक्षण की अवधारणा की। दोस्तों इस अवधारणा के अंदर किसी भी और वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके आकार में परिवर्तन होने पर और उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस प्रकार दोस्तों हम किसी पानी को और दो अलग अलग आकारों वाले बर्तनों में डालने पर उसकी जो मात्रा है वो सेम बनी रहती है, तो इसे जो अवधारणा है संरक्षण की, इस अवधारणा को मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चा समझने लग जाता है। तो विकल्प और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम और पियाजे की बात करें तो दोस्तों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की और 4 अवस्थाएं दी है। दोस्तों अगर इनकी प्रथम अवस्था की बात करें तो संवेदी पेशीय अवस्था होती है, फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर उसके बाद में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों अगर दोस्तों आप सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और हम बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी नवीनतम वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस नहीं कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, सामाजिक अंत्यक्रिया। दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कोई भी बच्चा और नवीन ज्ञान का निर्माण और समाज के साथ अंत्यक्रिया करके ही करता है। जब दोस्तों बच्चे का जन्म होता है तो वह परिवार के सदस्यों से और नया ज्ञान सीखता है, वहीं दोस्तों उसके बाद में वह और जो आसपास के उसके जो परिवार के पड़ोसी होते हैं उनसे सीखता है, फिर वह स्कूल जाता है, विद्यालय के अंदर सीखता है, फिर महाविद्यालय के अंदर सीखता है। तो इस प्रकार और सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा बालक का नवीन ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाइगोस्की के द्वारा ही सामाजिक अंत्यक्रिया का जो सिद्धांत है वो दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्काई फोल्डिंग का अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, अस्थायी सहायता प्रदान करना। दोस्तों जो आपकी स्काई फोल्डिंग होती है इसे हम अस्थायी सहायता और प्रदान करना भी कहते हैं। दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार और एक जेपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमेटिव डेवलपमेंट यानी कि निकटवर्ती जो क्षेत्र का सिद्धांत दिया गया था, उसमें दोस्तों किसी भी बालक को जेपीडी क्षेत्र में जो दी जाने वाली अस्थायी सहायता है उसे स्काई फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु सही कार्य करना किस स्तर का उदाहरण है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए पूर्व परंपरागत स्तर। दोस्तों जो पूर्व और परंपरागत स्तर है उसके अंदर बच्चा और दंड से बचने के लिए कार्य करता है। दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगर दोस्तों इस सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों इसके और तीन इसके आधार हैं और अगर इसके चरणों की बात करें तो ने 3 चरण हैं दोस्तों और इसके 6 स्तर माने गए, यानी कि दोस्तों प्रत्येक चरण में और 2 स्तर हैं। अगर दोस्तों इसके पहले स्तर की बात करें तो पहला इसका पूर्व परंपरागत स्तर आता है, फिर उसके बाद में दोस्तों और परंपरागत स्तर आता है, फिर इसके बाद में जो अंतिम स्तर है अंतिम वो है दोस्तों आपका उत्तर परंपरागत स्तर। दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर बच्चा और दंड और पुरस्कार के लिए कार्य करता है, जबकि दोस्तों परंपरागत स्तर के अंदर बच्चा और समाज की वाहवाही लूटने के लिए प्रशंसा के लिए कार्य करता है। वहीं दोस्तों जो आपका और उत्तर परंपरागत स्तर है वह उसके अंदर बच्चा दोस्तों और जो नैतिक मौलिकता है उसके लिए कार्य करता है। आई होप मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी कोहलबर्ग। दोस्तों कोहलबर्ग के द्वारा ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, जिसके दोस्तों उन्होंने और 3 चरण और 6 स्तर बताए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एरिक्सन के अनुसार विद्यालय आयु का प्रमुख संघर्ष क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी उद्योग बनाम हीनता। दोस्तों जो एरिक्सन है इनके द्वारा जो विद्यालयी आयु दी गई थी, अगर दोस्तों इसकी बात करें तो जो विद्यालयी आयु है वो और बच्चे की 6 से और 12 वर्ष मानी गई है। दोस्तों इसके अंदर बच्चा को अगर सफलता मिलती है तो उसके अंदर उद्यमिता की भावना का विकास होता है, वहीं दोस्तों अगर उसे असफलता मिलती है तो उसके अंदर हीन भावना का विकास होता है। तो यही बात और एरिक्सन के द्वारा बताई गई थी, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यदि बच्चा स्वयं को दूसरों से कम योग्य समझता है तो कौन सी भावना विकसित होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी हीनता। दोस्तों जब बच्चा और स्वयं को दूसरों से कमजोर समझता है तो उसके अंदर हीनता की भावना का विकास हो जाता है, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप और वीडियो को पॉज करके भी अपना स्कोर और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेंडूरा के अनुसार सीखना मुख्यतः किससे होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी अनुकरण एवं अवलोकन। दोस्तों अल्बर्ट वेंडूरा मानते हैं ये जो सीखने की प्रक्रिया है वह पूर्णतः अनुकरण यानी कि फॉलोइंग और अवलोकन पर आधारित है, यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति का अनुकरण करके कॉपी करके ही और हम चीज़ों को सीखते हैं। भाई दोस्तों किसी चीज़ को विजुलाइज करके और दोस्तों जब हम किसी चीज़ को अवलोकन करते हैं और उससे भी हम चीज़ों को सीखते हैं। तो अनुकरण एवं जो अवलोकन का सिद्धांत है वो अल्बर्ट वेंडूरा के द्वारा दिया गया था। दोस्तों यह अधिगम प्रक्रिया को अनुकरण एवं अवलोकन द्वारा ही और मानते हैं, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेबी डॉल एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, यानी कि दोस्तों जो बेबी डॉल प्रयोग है वो किस और मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया। दोस्तों आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, इसमें जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो गत वर्षों में सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इनकी सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें दोस्तों 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको ओवरऑल सिलेबस और रिवाइज करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी सफलता मेरे चैनल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प बी वेंडूरा। दोस्तों अल्बर्ट वेंडूरा के द्वारा ही और बेबी डॉल प्रयोग किया गया था। दोस्तों इस प्रयोग के अंदर यह बताया गया था कि जिस प्रकार जो बेबी डॉल का मॉडल था उसका जो एक्सप्रेशन चेंज होता है तो उसका जो अनुकरण करता है जो बालक वो उसके उसी प्रकार उसका जो इमोशंस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर दोस्तों वह क्रोध यानी कि वह गुस्सा वाला व्यवहार करती है तो बालक के अंदर भी और एक गुस्सा उसका जो डर की भावना है उसका विकास हो जाता है, यानी कि दोस्तों अनुकरण करके ही चीज़ों को सीखते हैं। यही और इस बेबी डॉल प्रयोग के अंदर अल्बर्ट वेंडूरा ने और लोगों को बताया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गार्डनर के अनुसार आत्मचिंतन की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी इंट्रो पर्सनल। दोस्तों जो इंट्रो पर्सनल बुद्धि होती है उसके अंदर आत्मचिंतन की क्षमता और
विकसित हो जाती है। दोस्तों इस बुद्धि में जो जो भी व्यक्ति या बालक होता है, इसके अंदर वह और स्वयं के अंदर चिंतन कर सकता है, यानी कि स्वयं की चीज़ों को वह स्वयं निर्धारित कर सकता है। तो इंट्रोएप्शन यानी कि आत्मचिंतन की जो बुद्धि है दोस्तों, ये और जो इंट्रोपर्सनल बुद्धि है उसके अंदर शामिल किया जाती है की जाती है। जबकि दोस्तों इंटरपर्सनल जो बुद्धि है वो दोस्तों जब कोई व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने लग जाता है, जैसे कोई शिक्षक हो गया है या ये राजनेता हो जाते हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं, इनके अंदर वो इंटरपर्सनल बुद्धि का विकास होता है। जबकि खुद जो आत्मचिंतन की क्षमता है वो दोस्तों इंट्रा और पर्सनल बुद्धि के अंदर आती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हार्वर्ड गार्नर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक सफल लेखक में मुख्यतः कौन सी बुद्धि विकसित होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए भाषाई बुद्धि। दोस्तों एक सफल लेखक के अंदर भाषाई बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि दोस्तों एक सफल लेखक लिखने में, पढ़ने में और बोलने तीनों चीजों में और विद्वान होता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके भी और खुद का आंसर और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या दोस्तों आप और पूरा मॉडल टेस्ट पेपर देखने के बाद भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में और हमें बता सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रचनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी मौलिकता। दोस्तों जो रचनात्मकता है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो मौलिकता यानी कि ओरिजिनलिटी माना गया है। दोस्तों जब तक आप क्रिएटिविटी के अंदर ओरिजिनलिटी नहीं होगी तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। दोस्तों रचनात्मकता के अंदर बच्चा स्वयं करके और चीज़ों को सीखता है, जिसमें दोस्तों वह आत्मचिंतन करता है और चीज़ों को विजुलाइज करता है, एनालाइज करता है और उससे और वह नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, जिसमें दोस्तों जो शिक्षक होता है वह एक फैसिलेटर यानी कि एक मार्गदर्शक और प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्स थिंकिंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी अनेक संभावित उत्तर। दोस्तों जो जिन व्यक्तियों के अंदर और जो अपसारी चिंतन है उसका विकास हो जाता है वो दोस्तों आपके जो डाइवर्स थिंकिंग है वो कर पाते हैं। दोस्तों इस अपसारी चिंतन में और अपसारी प्रश्नों की बात करें तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें एक प्रश्न के और अनेक उत्तर हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अपसारी चिंतन का विकास हो जाता है तो अगर उस व्यक्ति से और ये पूछा जाए कि जो मोबाइल फ़ोन है उसका क्या उपयोग है तो दोस्तों वह और इसके अनेक उपयोग बता देगा। जबकि दोस्तों जो अभिसारी चिंतन है उसमें और जो उत्तर है वो एक निश्चित होता है। जबकि अपसारी चिंतन में और जिस व्यक्ति के अंदर अपसारी चिंतन की भावना का विकास हो जाता है वह दोस्तों और एक प्रश्न के अनेक उत्तर देने में सक्षम होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। दोस्तों आपको 10-15 मिनट में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्म ऑफ लर्निंग क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी सीखी हुई बात नई परिस्थितियों में प्रयोग। दोस्तों जब सीखी हुई बात को नई परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है तो इसे हम पॉजिटिव और लर्निंग ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों अधिगम का स्थानांतरण तभी माना जाता है जब दोस्तों आपका पूर्व ज्ञान यानी पूर्व में सीखी गई चीजें और किसी नवीन ज्ञान के निर्माण में सहायक होती हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए हिंदी सीखने से संस्कृत सीखना आसान होना। यानी कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने हिंदी भाषा पहले सीख रखी है तो वह संस्कृत सीखने में उसे बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब किसी भी प्रकार का जो अधिगम में आपका पूर्व अधिगम यानी जो आपकी स्कीमा है वो नवीन ज्ञान के निर्माण में सहायक होती है तो इसे दोस्तों हम सकारात्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हिंदी सीख रखी है तो आपको संस्कृत सीखने में और आसानी होगी, तो यही एक सकारात्मक स्थानांतरण माना जाएगा। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी यानी सुगम करता। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड बेस्ड लर्निंग है उसमें जो शिक्षक है वो एक फैसिलेटर यानी कि सुगमकर्ता की तरह कार्य करता है। वह दोस्तों और आपको अध्ययन की सामग्री है वो प्रोवाइड करवाता है, आपको पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवाता है और जो भी चीज़ें सीखनी होती है बच्चा स्वयं करके सीखता है।
तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, समस्या समाधान की गतिविधियां। दोस्तों जो आपकी रचनावादी यानी जो क्रिएटिव क्लासरूम्स होते हैं उनके अंदर और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के समस्या समाधान की गतिविधियां हैं वो बच्चे के द्वारा स्वयं ही और की जाती है। यानी कि दोस्तों इन गतिविधियों में बच्चा और स्वयं ही त्रुटि करके और नवीन ज्ञान को सीखता है। यानी कि बार बार जब वह त्रुटि करता है तो उसके द्वारा ही और किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, विभेदित शिक्षण अपनाना। यानी दोस्तों अगर आपकी क्लास के अंदर और व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, यानी कि दोस्तों अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, यानी उनमें कुछ बच्चे विकलांग बच्चे हैं, कुछ मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड यानी प्रतिभावान बच्चे हैं, तो उनको यानी कि उनके अनुसार ही आपको शिक्षण की विधि का चयन करना चाहिए। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों आपकी जो अनुवांशिकता है, पर्यावरण है और संस्कृति, इन तीनों को ही और व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण माना जाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो दोस्तों अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट और संस्कृति यानी कल्चर, इन तीनों के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, यानी कि सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। यानी दोस्तों जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसके अंदर सभी बच्चों को और एक साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें दोस्तों विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे शामिल होते हैं। इनमें कुछ गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि प्रतिभावान बच्चे भी होते हैं, कुछ मंदबुद्धि वाले बच्चे होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े वाले बच्चे होते हैं। जब सभी बच्चों को एक छत के और नीचे अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है तो इसे ही हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सीटेट के अनुसार त्रुटियां क्या दर्शाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में और बताना है। यानी कि सीटेट के अनुसार जो त्रुटियां हैं, अगर कोई बच्चा त्रुटियां कर रहा है तो यह और किस चीज़ का संकेत है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर्मेटिक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना। यानी दोस्तों आपका जो फॉर्मेटिक असेसमेंट होता है इसमें क्या होता है कि जो आपकी असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो अध्ययन प्रक्रिया के दौरान ही की जाती है। यानी कि जैसे ही आपका यूनिट खत्म होता है तो आपके वो शिक्षक होता है उसके द्वारा बच्चों से फीडबैक लिया जाता है और उनको अधिगम की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन सी कठिनाइयाँ हुई उनके बारे में और जानकारी ली जाती है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाना और सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको कमेंट जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का उसमें और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। दोस्तों उस चैनल पर जाकर जुड़कर आप पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिर उसके बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस पर दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम का संपूर्ण फ्री कंटेंट और प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और उस फ्री कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और कठिनाइयों को पहचानना। यानी कि दोस्तों जो आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी कि उपचारात्मक जो मूल्यांकन है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है दोस्तों वो अधिगम के प्रक्रिया के दौरान जो कठिनाइयां आती है, जो एरर्स होते हैं बच्चों के द्वारा, उनको पहचानना और उनको सुधार करना। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में विश्लेषण किस स्तर से संबंधित है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी और हायर ऑर्डर थिंकिंग। दोस्तों जो हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है उससे और विश्लेषण संबंधित माना गया है। दोस्तों ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है इसके और 6 स्तर है, जिनमें पहला स्तर दोस्तों रिमेंबर आता है, फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर अप्लाई आता है, फिर एनालाइज आता है, फिर इवेल्युएट आता है और फिर क्रिएट आता है। तो यानी कि इसके जो अंतिम 3 स्तर है उनको उच्च स्तर के अंदर कंसिडर किया जाता है, जिसमें दोस्तों इवेल्युएट आता है, क्रिएट आता है और एनालाइज आता है। यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा मूल्यांकन करना, सेल्फ मूल्यांकन करना, और क्रिएट यानी कि स्वयं ज्ञान का निर्माण करना और चिंतन करना। तो इन तीनों को ही हायर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर शामिल किया गया है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट आपको वाकई हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉट्स प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यदि प्रधानाचार्य होते तो विद्यालय में क्या परिवर्तन करते। दोस्तों जो हॉट होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्केल्स के नाम से इन्हें जाता है। यानी कि हॉट की जो फुल फॉर्म है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्केल्स। दोस्तों इसके अंदर ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिसमें दोस्तों बच्चा मजबूर होता है उसका दोस्तों चिंतन करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए चीज़ों को। तो हॉट प्रश्न में और आपका जो यदि आप विद्यालय के प्राचार्य होते तो विद्यालय में क्या परिवर्तन करते। दोस्तों यह बच्चे को और एक लॉजिकल थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित करने वाला प्रश्न है, जिसमें दोस्तों उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद में ही भी अपना उत्तर है जो क्रिएट कर सकता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेटाकॉग्निशन का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, सोच के बारे में सोचना। दोस्तों जो आपका मेटाकॉग्निज्म है यह और संबंधित है जब कोई व्यक्ति के अंदर और अपनी सोच को और क्वेश्चन करने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि जो वो सोच रहा है उसके बारे में भी और वह सोचने लग जाता है, तो उसे हम दोस्तों मेटाकॉग्निज्म के नाम से जानते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, यदि विद्यार्थी अपने सीखने की रणनीति का मूल्यांकन करता है तो यह क्या कहलाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, आत्मनियंत्रण अधिगम। दोस्तों आत्मनियंत्रण अधिगम में और बच्चा स्वयं इवेल्युएट करता है, यानी कि दोस्तों स्वयं को एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है, उसके बाद में ही वह नवीन ज्ञान को क्रिएट कर पाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीटेट के अनुसार प्रभावी अधिगम वातावरण कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो विकल्प सी होने वाला है। दोस्तों जो आपका प्रभावी अधिगम वातावरण है वो दोस्तों भयमुक्त होना चाहिए और उसमें सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, और दोस्तों इसके अंदर कोऑपरेटिव यानी सहयोग की भावना होनी चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, एक प्रभावी शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, बच्चों की आवश्यकताओं को समझना। दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक होता है उसके अंदर ये सबसे बड़ी विशेषता पाई जाती है कि वह और बच्चों की आवश्यकताओं को अच्छे प्रकार से समझता है और उसके अनुसार ही वह बच्चों के साथ डील करता है, और जो उसकी शिक्षण की विधि है उनकी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ही उसका निर्धारण वह करता है। आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट आपको वाकई हेल्पफुल लगे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जिनकी आपकी सीटेट मुख्य परीक्षा के अंदर आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके सीटेट के अंदर जो स्कोर है वो 110 प्लस आपका होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा जिसमें आने वाले समय में आपको और जो सोशल साइंस है उसकी भी मैराथन वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। वहीं दोस्तों आपकी जितनी शिक्षण विधियां हैं उनकी भी क्लासें प्रोवाइड करवाऊंगा, जो NEP 2020 है उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, NCF 2005 की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, NCF 2023 के लिए भी मैं और इस पर और चीज़ें लाऊंगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।